अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज बात करेंगे तुर्की की डेस्परेशन है या फिर तुर्की का एक टेक्निकल एक कह लें कि स्टेप है जिसके ऊपर वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हों। अमेरिका ने जो उसके ऊपर पाबंदियां आयद की हैं उनको ख़त्म किया जाए और दोबारा से F-35 प्रोग्राम जो है जिसमें पहले तुर्की शामिल था, 2019 में उसको निकाला गया तो उसमें दोबारा शामिल हो सके। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि इस तमाम तर चीज़ों को ठीक करने के लिए, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तुर्की ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है, कौन सी लॉ फर्म को हायर किया है और वो कौन कौन से मकसद है जिनके लिए इस लॉ फर्म को हायर किया गया है। तमाम तर डिटेल जो हैं उसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं और उन पाबंदियों का जिक्र करूंगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या और अमेरिका क्यों चाहता है कि तुर्की के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर रहें और तुर्की क्यों चाहता है कि अमेरिका के साथ उसके जो ताल्लुकात तकरीबन 2 से 3 साल में ख़राब हुए उनको दोबारा से उसी लाइन पर लाया जाए। अब हुआ ये था कि तुर्की की जानिब से जो पैट्रियोटिक सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, वो लेना था तुर्की ने। इसके अलावा F-35 का जो प्रोग्राम है, F-35 इस वक्त पूरी दुनिया में जो फाइटर जेट्स हैं उनमें मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट है। तो इसका जो प्रोग्राम था इसमें तुर्की भी शामिल था और इनिशियल स्टेजेस में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, जो इब्तदाई जो मामलात थे उनमें तुर्की को भी शामिल किया गया था और पूरे प्रोग्राम में तुर्की ने इसका हिस्सा रहना था। और F-35 के लिए तुर्की ने 2 जहाज़ों के लिए पे भी किया है और कई और जहाज़ों के लिए उसने एडवांस में पेमेंट ऑलरेडी कर रखी है। तो जब ये तमाम तर मामलात ख़राब हुए तो तुर्की की जानिब से मुतालबा अब भी किया गया है और पहले भी किया गया था कि जो F-35 के जो पेमेंट तुर्की कर चुका है वो तुर्की को वापस की जाए या फिर F-35 जो है वो तुर्की को मुहैया किया जाए। अब हुआ ये था कि अमेरिका ने इस तमाम तर सूरत हाल में एडवांटेज लेने की कोशिश की क्योंकि जो तुर्किश एयरफोर्स है जो 2016 में एक नाकाम मिलिट्री बगावत हुई उसमें जो ज़्यादातर एयरफोर्स थी तुर्की की वो ग्राउंड होगी। अब तकरीबन 1300 से 1400 के करीब पायलट्स थे जो तकरीबन 300 से 400 तक अब रह चुके हैं। मतलब कि उनके पास इतने पायलट्स ही नहीं है कि वो इन जहाज़ों को उड़ा सकें। F-16 उनके कितने सारे ग्राउंड हुए पड़े हैं। तो ऐसे में तुर्की की जो डिफेंस था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। अब इस चीज़ का फ़ायदा अमेरिका उठाना चाहता था लेकिन तुर्की डेस्परेशन में था क्योंकि तुर्की के ऊपर अगर कोई भी हमला करता तो डिफेंस के लिए, क्योंकि जो एयरफोर्स है वो डिसाइसिव किरदार अदा करती है, तो एयरफोर्स ही जब आपके पास नहीं है, एयरफोर्स ही आपकी जो ग्राउंडेड है, तो आप फिर किसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। और जो पायलट आपके पास है आप उनके बारे में भी श्योर नहीं है कि ये भी दूसरे पायलट्स की तरह जो अमेरिकन है या दीगर जो एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर इस बगावत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो एक बहुत बड़ा थ्रेट था तुर्की के लिए और इससे अमेरिका फ़ायदा उठाना चाहता था। लेकिन फिर तुर्की ने ये किया कि उसने कहा कि ठीक है भाई, आप हमें अपने सिस्टम में शामिल नहीं करना चाहते, प्रोग्राम में शामिल नहीं करना चाहते, आप हमें डिफेंस सिस्टम नहीं देना चाहते, तो हमारे पास और ऑप्शन है, हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। और तुर्की ने फिर राब्ता किया रशिया के साथ और रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम लिया। अब ये इस वक्त जो डिफेंस सिस्टम है पूरी दुनिया में उनमें सबसे ज़्यादा एडवांस और कैपेबल है, इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है और 360 डायमेंशन में ये काम करता है, जबकि अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम था वो 2 डायमेंशनल था। तो ऐसे में तुर्की के पास एक एडवांटेज था और अमेरिका को इस चीज़ की तकलीफ हुई। तकलीफ उसको ये हुई कि क्योंकि तुर्की नेटो मेंबर है, दीगर नेटो मेंबर हैं, यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है, बहुत सारे ममालिक हैं, बजाते खुद अमेरिका इसमें शामिल है, तो उसको लगा कि अगर जो डिफेंस, और इसमें यहाँ पर एक बहुत टेक्निकल चीज़ आपको बताता चलूँ कि S-400 डिफेंस सिस्टम है, ये जो है ये वाहिद डिफेंस सिस्टम है जो डिटेक्ट कर सकता है F-35 को। F-35 5th जनरेशन वार का तैयारा है और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। इसको आर्म डिफेंस सिस्टम जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते लेकिन S-400 कर सकता है। तो ऐसे में अमेरिका को लगा कि S-400 अगर तुर्की के पास आ गया ये तो हमारे जो लत्ते ले लेगा, हमारे लिए तो मुश्किलात खड़ी कर देगा। एक तरफ हमारा एलाई बन के, नेटो मेंबर बन के ये हमसे एडवांटेज ले रहा है मुख्तलिफ जगहों पर और हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है या उसके अलावा जो अमेरिका के नेटो मेंबर होने के नाते या सुपर पावर होने के नाते जो प्रिविलेजेस हैं उनसे फ़ायदा उठा रहा है। तो उसने कहा कि ये तो 2 तरफ से फ़ायदा उठाएगा।
तो इस चीज़ के ऊपर उसने कहा कि ये नामंजूर है और उसने डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते जो एक्सपोर्ट लाइसेंस था तुर्की का उसके ऊपर पाबंदियां लगाई और बहुत सारी जो लॉ फर्म्स थी लॉ फर्म्स कह रहा हूँ जो कि डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो फर्म्स थी उनके ऊपर भी पाबंदियां आयद की गई हैं। जबकि जो कास्टा कानून था, कास्टा कानून साजी के जरिए, लेजिस्लेशन के जरिए ये तमाम तर पाबंदियां तुर्की के ऊपर आयद की गई। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि असल में हुआ क्या है। तुर्की ने कहा कि हम F-35 जो है वो प्रोग्राम उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, दोबारा से उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो अमेरिका इस चीज़ के ऊपर रिकंसीडर करे। अब इसके बदले में सवाल पैदा होता था कि इस तरह इतना कुछ करने के बाद क्या इतनी आसानी से अमेरिका मान जाएगा। तो तुर्की ने ये कहा, उसने कहा कि जो हमारा S-400 सिस्टम है जो डिप्लॉय हो चुका है तुर्की में, इसके ऊपर मुख्तलिफ तजुर्बात कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट तुर्की कर चुका है। तो तुर्की ने कहा जी हमारी सॉवरेनिटी को बहुत बड़ा थ्रेट हुआ तो तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हमने इसको कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली हमने इस डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करना। और आप कहते हैं तो हम इस चीज़ को इस डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल बंद करके रख देंगे, हमारे पास पड़ा होगा, बहुत ज़रूरत हुई तो इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूसली हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यह है कि आपको हमें ये फेवर देना होगी कि F-35 का जो प्रोग्राम है उसमें दोबारा से हमें शामिल किया जाए। अब इसके ऊपर जो बाइडन की इससे पहले भी उर्दगान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद करते रहे हैं, तो उस तरह का जो है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया अनटिल अनलेस के 13 के करीब जो है वो शहरी तुर्की के उनकी हलाकत हुई और PKK के ऊपर इल्ज़ाम लगा। YPJ ग्रुप जो है जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है इराक के अंदर, तो उस वजह से अमेरिका के ऊपर तुर्की ने प्रेशर बिल्ड किया और अमेरिका को इसके ऊपर माफ़ी मांगना पड़ी और एंथोनी ब्लिंकन जो थे उनको तुर्की के जो वजीर खारजा उनके साथ बातचीत करना पड़ी और मामलात को ठंडा करना पड़ा। अब ये सूरत हाल है कि एक तरफ तो अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता, जब मिडल ईस्ट में मशरक़ वुस्ता में उसके पाँव वैसे ही तकरीबन उखड़ चुके हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि रशिया और चाइना के अलावा एक और दुश्मन जो है उसको अपने जो है वो कह लें कि लिस्ट में डाल ले। तो ऐसे में वो भी कोशिश कर रहा है कि तुर्की के साथ अगर मामला ठीक हो सकते हैं तो तुर्की को दोबारा से अपनी जो है वो साइड पर लाया जाए। अब ऐसे में तुर्की भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और तुर्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुर्की अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस तरह की मज़ीद पाबंदियाँ उसके ऊपर लगें। तो तुर्की ने यह किया कि उसने ऐसे कह लें कि सरकारी टेक्नोलॉजीज़ जो है डिफेंस इंडस्ट्री है तुर्की की, उसकी जानिब से एक लॉ फर्म को हायर किया गया और ये लॉ फर्म है वाशिंगटन बेस्ड है और इसका नाम है आर्नल्ड एंड पोर्टर। आर्नल्ड एंड पोर्टर लॉ फर्म है और ये बहुत रीनाउन और अच्छी रेप्यूट रखने वाली लॉ फर्म है। इसको उन्होंने हायर किया और इसका मकसद क्या था इसको हायर करने का, एक तो जो स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र है, एडवाइस मतलब के करे तुर्की को कि इसके ऊपर जो भी सारा कुछ पीछे ब्लंडर हुआ या मामलात ख़राब हुए उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, किन किन लोगों को अप्रोच किया जा सकता है कि वो इनके लिए लॉबिंग करें। तुर्की का स्टांस जो है वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके सामने रखे। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि तुर्की के अंदर अमेरिका के अंदर जो लॉबिंग फर्म्स हैं ये बहुत की रोल प्ले करती हैं। ये ऐसे कह लें कि आपने अगर अपना नैरेटिव जो है वो आवाम को समझाना है या हुकूमत के साथ बातचीत करनी है तो ये अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये मकसद इनका तकरीबन $7.5 लाख के इसको हायर किया गया है और फॉरेन लॉबी वेबसाइट के मुताबिक प्रोग्राम के जो पार्टनर हैं, स्टेक होल्डर हैं, उन तक रसाई हासिल की जाएगी और उनके साथ निगोशिएट किया जाएगा। जबकि इसके अलावा एक और जो मकसद है वो ये है कि जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं तुर्की के ऊपर, उन पाबंदियों को लेकर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या आने वाले वक्त में जो पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं उसके बारे में तुर्की को आगाह किया जाए ताकि तुर्की उस हिसाब से निगोशिएट कर सके, बातचीत कर सके। तो इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान जो है वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात उनके बेहतर हों, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते, वो भी नहीं चाहते कि 2023 जो के करीब है और उनके बहुत सारे गोल्स जो हैं वो अचीवमेंट के करीब हैं, वो कंक्लूड होने वाले हैं। तो ऐसे में वो अमेरिका के साथ पंगा नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ अमेरिका भी नहीं चाहता कि वो एक नया दुश्मन बनाए और यूरोप के अंदर जो है, यूरोप के जो दाखिली रास्ते हैं या ऐसे कह लें कि मेडिटेरेनियन सी है, दीगर जो ये रीजन है लीबिया के अंदर, क्योंकि अगर तुर्की के साथ अमेरिका जो है दुश्मनी करता है तो मिडल ईस्ट के अंदर, इराक के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर उसको एक और दुश्मन का सामना करना पड़ेगा और चाइना और रशिया से ज़्यादा इन इलाकों में प्रेजेंस जो है वो तुर्की की है। तो इसलिए अमेरिका जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इस रीजन में, मशरक़ वुस्ता के रीजन में जो प्रेजेंस है इन तमाम तर ममालिक की और इनके बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस जो है तुर्की का, उसको ओवरकम करने के लिए अमेरिका क्या इक़दाम करने जा रहा है।
अगली वीडियो में उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इकदाम होने जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की जानिब से क्या बड़ा ऐलान किया गया है, तो उसके ऊपर पूरी डिटेल में जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।